Hello dear students, welcome back in the quantum classes, the finest, easiest and every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lecture we have covered almost all the important topic of ray optics. और अब बारी आ गई आपके रे ऑप्टिक्स के एक थियोरेटिकल टॉपिक को डिस्कस करने का। आपने देख लिया रे ऑप्टिक्स में मैक्सिमम टॉपिक डेरिवेशन से रिलेटेड थे, मैथमेटिकल टर्म से रिलेटेड थे। और ये जो टॉपिक है, इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वेल एज क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसी के साथ हम देख लेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला नन्ना मुन्ना से डिराइव कर लेंगे। ओके, तो ये थियोरेटिकल टॉपिक, और टॉपिक में अच्छी बात ये है ना, अच्छी क्यों, बहुत अच्छी बात यह है ना कि ये टॉपिक आपके 10th लेवल का टॉपिक है। ये 10th में भी इम्पॉर्टेंट था, आपके 10th की जो ऑप्टिक्स थी ना उसके लिए इम्पॉर्टेंट था ये, और एज वेल एज 12th की टॉपिक के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और कॉन्सेप्ट भी अगर आप देखोगे तो कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम 10th वाला कॉन्सेप्ट है, वही 12th में है। कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की बात आए तो आई थिंक कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा है। अगर आप अपने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स उठाओगे एक्सरसाइज के, हाँ आपको न्यूमेरिकल में डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। जो 10th में जो न्यूमेरिकल्स होते थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, वो थोड़ा लाइट लेवल के होते थे, लेकिन 12th में 10th की कंपेरिजन में थोड़ा हार्ड लेवल की न्यूमेरिकल्स आएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट, आज हम कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, उसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, क्या फिनोमिना है उसे देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है वो 10th और 12th दोनों के लिए एक कॉमन टॉपिक रहेगा टोटल। ओके, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए देख लेते हैं क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। सपोज कर लो ये जो आपको ग्रीन वाली लाइन दिख रही है ना, ये ऐसे, ये आपका मीडियम हो गया जो मीडियम को डिवाइड कर रहा है। वो कौन करता है ऑप्टिक्स में मीडियम को डिवाइड? प्लेन, कोई समतल। तो ये ग्रीन जो लाइन है ये प्लेन हो गया, एक समतल हो गया। और इस ग्रीन लाइन के ऊपर साइड आप सपोज कर लो इस ग्रीन लाइन के ऊपर एक रेयर मीडियम है, विरल माध्यम। कौन से मीडियम है? इसके ऊपर है रेयर मीडियम। रेयर मीडियम फॉर एग्जांपल क्या ले सकते हो आप? रेयर मीडियम सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो एयर का, एयर ले लो। और जो नीचे की तरफ है, ऑब्वियस सी बात है वो रेयर मीडियम है, तो हम नीचे की तरफ कौन सा मीडियम लेंगे? एक डेंसर मीडियम लेंगे। ओके, डांसर नहीं है, डेंसर मीडियम है। सपोज को डेंसर मीडियम का मतलब हो सकता है यहाँ पे ग्लास हो सकता है, कोई कांच, कोई पानी, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी ले लो। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हम मान लेते हैं ये वाटर है, ये मीडियम है वाटर, और ऊपर है रेयर एयर, एयर मीडियम, सघन माध्यम, विरल माध्यम। यहाँ पे की पॉइंट ये है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, सबसे मेन कंपलसरी पॉइंट क्या है इस पूरे लेक्चर का, वो ये है, ध्यान से देखना, ये कंपलसरी पॉइंट होने वाला है इस पूरे लेक्चर का, कि लाइट हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में लाइट हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। नॉर्मली हम ऑप्टिक्स में फिनोमिना क्या देखते हैं कि लाइट एक एयर से लेके ग्लास में एंटर कर रही है या वाटर में, एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम एंटर कर रही है, विरल से सघन में। जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कंपलसरी रूल है कि लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करना है। ओके, तो यहाँ से देख लो, बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, बहुत सिंपल सा फिनोमिना है। 10th में हो अगर आप तब भी सिंपल लगेगा, 12th में हो तो आपने पढ़ा ही है, 10th में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बस एक बार रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो आप। तो ये क्या है? लाइट है, ये प्लेन है ग्रीन लाइन, और ये जो है पर्पल लाइन आपको ये दिख रही है जो, ये नॉर्मल है। ये 3 अलग अलग केसेस शो किया हुआ है हमने। ठीक है, ये केस फर्स्ट हो गया, ये केस फर्स्ट, केस ए, केस बी, केस सी, मतलब सेम प्लेन में हमने 3 अलग अलग केस स्टडी किए हुए हैं यहाँ पे। तो पहले इस फर्स्ट वाले केस को देखो आप। इस केस में क्या हो रहा है, लाइट रे डेंसर मीडियम से सपोज रेयर मीडियम में जा रहा है, एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। और ऑप्टिक्स में हमने अच्छे से, अभी तक हम इस लेक्चर में आ गए हैं तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से समझा हुआ है लाइट के इस फिनोमेना के बारे में। कोई भी लाइट बीम अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाए, ठीक है, तो वो क्या होती है, रेयर से लेंस में जाए तो वो बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल लाइन, वो नॉर्मल लाइन की तरफ झुक जाती है। ओके, वो नॉर्मल लाइन की तरफ झुक जाती है, ये एन है ना कि एच।
और उल्टा हो, अगर लाइट बीम अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा हो तब क्या होगा, पहले वो नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाता था, झुक जाता था, जबकि इस केस में लाइट क्या होगा, नॉर्मल लाइन से क्या जाएगा, अवे जाएगा, दूर चला जाएगा। तो ये चीज़ तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से देखा है। लाइट अगर रेयर से डेंस में जाएगा तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा, ओके, और लाइट अगर डेंस से रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हट जाएगा। नॉर्मल को हम हिंदी में क्या कहते थे, अभिलंब, ओके। तो वही यहाँ पर होगा, सिंपल सा। देखो लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है, और डेंसर से जब रेयर में जाए तो वो क्या होता है, नॉर्मल लाइन से अवे चला जाता है, दूर। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो लाइट ऐसे जा रही है, फिर इसको जाना सीधा चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, इस नॉर्मल लाइन से दूर चला गया। देखो यहाँ से एंगल क्रिएट, इसको जाना क्या था, इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे सिंपल, ऐसे सिंपल आगे जाना चाहिए था, लेकिन सिंपल ना जाने के बजाय ये नॉर्मल लाइन से दूर हट गया, ओके। ये देख लिया हमने फर्स्ट केस, सिंपल सा है यार, सिंपल टॉपिक है ये, बिल्कुल सिंपल, थ्योरेटिकल, बहुत सा प्यारा सा टॉपिक है ये। उसके बाद सेकंड केस पे आ जाते हैं। देखो फर्स्ट केस और सेकंड केस में डिफरेंस सिर्फ इतना है ना, सेकंड केस में जो ये आपतित किरण है उसका एंगल हमने बढ़ा दिया है, ठीक है, इंक्रीज कर दिया है, इंसिडेंट रे का एंगल हमने इंक्रीज कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ कि जो लाइट बीम है ये ऐसे थी, इस एंगल में थी, और वो क्या हो रही थी, ऐसे में रिफ्लेक्ट हो जा रही थी। रिफ्लेक्ट क्यों, रिफ्रैक्ट हो रही है। जब लाइट बीम एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाते हैं तो उस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। तो लाइट बीम ऐसे गई और दूसरी तरफ निकल गई। समझ में आ रहा है आपको ये चीज़? देखो क्या हो रहा है, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा, इसका एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ये जो लाइट बीम है ये नीचे की तरफ आते रहेगी। वैसे ही हमने सेकंड केस लिया हुआ है। सेकंड केस में जो एंगल है, हमने मान लिया कि हमने एंगल एक इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया, हमने एक इतना ज़्यादा एंगल क्रिएट कर दिया कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट बीम थी ये प्लेन पे आ गई, बिल्कुल समतल पे आ गई है, प्लेन के ऊपर। एक ऐसा इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, जिस पर जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, परावर्तित किरण है, वो नॉर्मल लाइन के साथ 90 डिग्री क्रिएट करे। देखो ये नॉर्मल लाइन है पर्पल वाली, और ये ब्लैक वाली क्या है आपकी, लाइट रे है। तो ये लाइट रे नॉर्मल लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। तो ऐसे टाइम में इंसिडेंट एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, और इसे शो करते हैं सी से। हिंदी में कहते हैं इसे क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। इज इट क्लियर? सिंपल सा फिनोमेना है। इंसिडेंट लाइट रे का अगर एंगल इंक्रीज होगा तो दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टेड लाइट रे नॉर्मल से आल्सो दूर हटेगी, दूर चलते जाएगी। और जैसे जैसे आप डेंसर मीडियम में एंगल को बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, वैसे वैसे रेयर मीडियम में जो लाइट रे होगी वो प्लेन की तरफ, नीचे की तरफ आते चली जाएगी। जैसे जैसे आप डेंसर मीडियम में ये एंगल को इंक्रीज करोगे, वैसे वैसे ये लाइट बीम प्लेन की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, प्लेन की तरफ आते चली जाएगी। इज इट क्लियर? और उसके बाद हमें ये कंडीशन मिली कि जब ये लाइट बीम पूरी तरह से इस प्लेन पे आ गई है, तो जिस एंगल पे, जिस इंसिडेंट रे के एंगल पर लाइट बीम प्लेन के ऊपर आ जाए, समतल के ऊपर आ जाए, उस इंसिडेंट एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसे सी से डिनोट करते हैं, क्रांतिक कोण, ओके। और देन क्या होता है, जब लाइट रे को इस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बेंड कर दिया जाए, अगर इस लाइट रे को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल दे दिया जाए, तो वो लाइट वापस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है जिस मीडियम से वो निकली थी, चली थी घर। तो क्या हुआ, अगर आप क्रिटिकल एंगल को थोड़ा सा भी बढ़ाओ तो जो लाइट रे था, जो अभी तक रिफ्रैक्ट हो रहा था, अपवर्तित हो रहा था, वो उसी मीडियम में, जिस मीडियम से वो चलना स्टार्ट हुई थी, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। गई ऐसे में और वापस रिफ्लेक्ट हो गई, डेंसर मीडियम से ही निकली थी, डेंसर मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो गई। तो यही फिनोमेना क्या है आपका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सिंपल सा केस है, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। कोई भी लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाए तो वो नॉर्मल लाइन के अवे चली जाती है, दूर चली जाती है नॉर्मल लाइन से। और फिर केस कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, लाइट को हम, लाइट बीम है जो डेंसर मीडियम में है, उस डेंसर मीडियम में जो लाइट रे है, इंसिडेंट रे है, उसका एंगल हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे जो रिफ्रैक्टेड लाइट है
जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो प्लेन के ऊपर आते चला जा रहा है, और एक ऐसा इंसिडेंट एंगल हमें मिल जाता है, एक ऐसा इंसिडेंट एंगल मिल जाता है जिसमें जो रिफ्रैक्टेड लाइट थी वो पूरी तरह से प्लेन के ऊपर आ जाती है, पूरी तरह से प्लेन के ऊपर। और उसके बाद इस इंसिडेंट एंगल को, जिस एंगल पे लाइट पूरी तरह से प्लेन के ऊपर आ जाती है, या फिर बोले उस इंसिडेंट एंगल को जिस पर रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल लाइन के साथ 90 डिग्री क्रिएट करे, उस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और अगर हम क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी लाइट बीम को और ज़्यादा इंक्रीज कर दें, क्रिटिकल एंगल को अगर थोड़ा भी इंक्रीज कर दें, तो लाइट बीम वापस उसी मीडियम में, मतलब डेंसर मीडियम से गई थी ना, तो वो लाइट बीम अगेन डेंसर मीडियम में ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यही फिनोमेना है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन वर्ड हुआ है। जबकि दो मीडियम की बात करें तो हम रिफ्रैक्शन फिनोमेना को देखते हैं, अपवर्तन, लेकिन यहाँ दो मीडियम होने के बावजूद भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, और ये वो केस है। ओके, और ये कब की केस, ये लास्ट वाला केस, ये कब आ रहा है, जब क्रिटिकल एंगल इंक्रीज हो जा रहा है। क्रिटिकल एंगल को किस चीज से शो कर रहे हैं, सी से कर रहे हैं, पूरा ही लिख देते हैं क्रिटिकल एंगल, इसे हिंदी में कहते हैं क्रांतिक कोण। जब क्रिटिकल एंगल इंक्रीज हो जाए, व्हेन क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, ओके, तब किसका केस आएगा आपके पास, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। हम इसे शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस आएगा। समझ गए आप ये चीज, देख लेते हैं यार, कैमरा ऑन भी है कि, ओके, कैमरा तो सही है, चल रहा है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। क्या है अगेन, एक मेन शर्त क्या है, नेसेसरी पॉइंट क्या है इस पूरे उसका लेक्चर का, कि हमेशा लाइट रे डेंसर मीडियम से ही निकलेगी और रेयर मीडियम की तरफ ही जाएगी, ये हमेशा याद रखना आप। ओके, तो फिनोमेना आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब देख लेते हैं इसका, मैंने कहा था फॉर्मूला, ये तो हटा ही देता हूँ, आई होप आपको ये पता हो पहले से ही। फॉर्मूला क्या था इसमें, सिंपल सा फॉर्मूला है बॉस। यहाँ पे ये जो हमने दो मीडियम लिया हुआ है ना, जो मीडियम लिया हुआ है हमने दो, वो सपोज कर लो ये जो पहला, ये डेंसर मीडियम है, ये ले लो इसका नाम, ये डेंसर और एयर हटा देते हैं, इसके जगह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1 और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2। ओके, N1 N2। तो क्या हो रहा है, स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमें क्या पता है, फ्रॉम, देखो कितना सिंपल सा है यार, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा हुआ है, पढ़ा अपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का मैथमेटिकल फॉर्म, जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं आल्सो। तो स्नेल्स लॉ ये है आपके पास, ये था स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2/N1, सॉरी N1 ही है, इक्वल होता है sin I/sin R। ये आपने पढ़ा हुआ है, ऐसे पढ़ा होगा ना 10th में, N इक्वल sin I/sin R, क्योंकि यहाँ दो मीडियम इसलिए हम इसको N2/N1 कह देंगे। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान दो, ध्यान के देना है, इस N1 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो sin R ऊपर आ गया, तो ये हो जाएगा N2 sin R इक्वल N1 sin I। इज इट क्लियर? हम क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला गेन कर रहे हैं, क्रिटिकल एंगल मतलब ये वो सेकेंड वाला केस। तो सेकेंड वाले केस में इंसिडेंट लाइट रे जो है वो कितना एंगल बना रहा है, सी, जो इंसिडेंट लाइट है वो सी एंगल क्रिएट कर रहा है। तो आई की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे N2 है, N2 कौन सा मीडियम है, सेकेंड, और हमने कहा था ये रेयर मीडियम है। रेयर मतलब ये मीडियम कौन सा हमने लेट, मान लो अगर ये एयर है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 कितना होता है एयर के लिए, 1, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1, तो क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो N2 की जगह 1 लिखो, साइन R। यहाँ पे देखो हम क्रिटिकल एंगल के केस के लिए देख रहे हैं, तो आपको ये बीच वाली कंडीशन देखनी है। अब देखो साइन R, R का मतलब रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल क्रिएट करेगी नॉर्मल लाइन के साथ, तो ये जो आपतन कोण नॉर्मल लाइन के साथ एंगल क्रिएट करेगी वो कितनी है, 90 डिग्री, क्योंकि तो पूरा प्लेन की तरफ झुक गई है। नॉर्मल लाइन तो ऐसे सीधा खड़ा है और ये लाइट रे धीरे धीरे झुकते झुकते प्लेन के ऊपर आ गई है बिल्कुल, तो कितना डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, 90 डिग्री। तो साइन R की जगह हो जाएगा साइन 90 डिग्री इक्वल N1।
ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, जेली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर को तो मैं पता है एयर है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, लेकिन इस N1 का हमें नहीं पता है कुछ, तो N1 का जब हमें कुछ पता नहीं है तो N1 को N1 ही लिखूँ, फिर साइन, फिर आई, इंसिडेंट एंगल। और इंसिडेंट एंगल हमें पता है, आपतन कोण पता है हमें, क्या माना हमने, सी, क्रिटिकल एंगल। इसी को तो क्रिटिकल एंगल कहा, एक ऐसा आपतन कोण जिसके लिए जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसी को हमने देखा था क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल का कंडीशन। तो इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, आई क्या देगा, सी। ओके, वैल्यू पुट करो। साइन 90 की वैल्यू में पता कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो गया 1 × 1 इक्वल N1 साइन सी। सी मीन्स क्रिटिकल एंगल। 1 × 1 कितना हो गया, 11, नहीं 1 × 1 कितना होगा, 1 × 1 हो गया ओनली 1। और यहाँ से आपको N1 की वैल्यू निकालना है या साइन सी की, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है तो साइन सी की वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, अगर साइन सी को मेथड लेके आ जाओ, साइन सी इक्वल हो जाएगा 1/N1, और N1 को हम यहाँ पे नॉर्मली N भी लिख सकते हैं, जब एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो N1 N2 क्यों करना है। तो साइन सी का फॉर्मूला में क्या मिल गया, 1/N, 1/N। और ये साइन सी क्या है, क्रिटिकल एंगल है, तो ये फॉर्मूला हमें क्रिटिकल एंगल के लिए मिल गया। जो छोटे से डेरिवेशंस वगैरह आएंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे, डेरिवेशन तो इतना ही है, न्यूमेरिकल एंगल से हम यहाँ से देख लेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। जो डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं, आपने देखा होगा अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे उसमें फिश टैंक की बात आती है, फिश टैंक की, या फिर लिखा होता है किसी टैंक के अंदर कोई लाइट सोर्स है, उसके लिए वो डेप्थ पता करना होता है, हमें फिश की डेप्थ कितनी है, कितनी डेप्थ पे, कितनी गहराई पे फिश है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आगे आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये हमारा फार्मूला आ गया, ये पूरी फिनोमिना हो गई। अब क्या रह गया, अब इसमें रह गया बॉस एग्जाम्पल्स। ऐसी कौन सी फिनोमिना है, डेली लाइफ फिनोमिना है जहाँ पे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देखते हैं। तो सबसे बड़ी फिनोमिना तो आप यहाँ देख सकते हो, स्पार्कलिंग ऑफ, स्पार्कलिंग हिंदी में है तो स्पार्कलिंग का मतलब होता है चमक, चमक, ठीक है। स्पार्कलिंग ऑफ हम देखते हैं डायमंड में, डायमंड इतना ज़्यादा ब्राइट होता है ना, इतना ज़्यादा चमकता है, स्पार्कलिंग करता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगेन और क्या है, स्पार्कलिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब का स्पार्कलिंग, एयर बबल्स इन वाटर, ठीक है, और ग्लास आप देख सकते हो, एयर बबल्स जो डेली लाइफ फिनोमेना हम देखते हैं, पानी में जो बबल्स होते हैं, बुलबुले होते हैं, चमकते हैं। उसके बाद और क्या हो गया, स्पार्कलिंग ऑफ क्रैक इन ग्लास, जो क्रैक्स होते हैं कांच में, अगर क्रैक पड़ गया तो चमकते हैं, एस्ट्राइक। आई थिंक ये तो क्रैक इन ग्लास तो डायमंड से भी ज़्यादा चमकते हैं यार, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्या है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है, मिराज इन डिजर्ट। हिंदी में क्या लिखोगे आप, रेगिस्तान में या मरुस्थल में मरीचिका, रेगिस्तान या मरुस्थल में, मैं लिख देता हूँ कैसे लिखोगे आप, मरीचिका, रेगिस्तान या मरुस्थल में, मिराज इन डिजर्ट। तो ये हो गया एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये पूरा फिनोमेना हो गया। देख लेते हैं, अगर आपको उसका डेफिनेशन लिखना होगा, इस फिनोमेना को लाइन में समझाना होगा तो आप कैसे स्टार्ट करोगे इस पूरे फिनोमेना को। व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, देन इफ इट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी में समझाता हूँ, व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब कोई लाइट बीम, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और वो स्वयं उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है जिस माध्यम से वो आपसे चली थी, इसी फिनोमिना को, इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगेन क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण, कोई लाइट बीम रेयर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और वो उसी माध्यम में वापस लौट आए, परावर्तित हो जाए जिस माध्यम से वो चली थी, इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप बच्चों पार्टी योर ऑल डाउट्स हैव बीन क्लियर्ड। ओके, तो आप इसको नोट कर लो। कैसे करेंगे नोट, सबसे पहले तो आपका एग्जाम में आया तो ये टॉपिक लिख लो आप इसको, देन इस टॉपिक के बाद एक प्यारा सा ये डायग्राम अच्छे से बना लो, ए बी सी ये 3 केसेस आपके पास है। डायग्राम के बाद आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को लिख लेना, फ्रॉम स्नेल्स टू स्नेल के नियम से ये फॉर्मूला समझा देना, यहाँ पे लास्ट में लिख देना वेयर सी इज क्रिटिकल एंगल एंड एन इज, ये N1 था ना, एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ओके, एन की जगह ये आ जाएगा। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कितने एग्जाम्पल्स हैं, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ टेस्ट ट्यूब, स्पार्कलिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर और ग्लास।
स्पार्कलिंग ऑफ क्रैक इन ग्लास, एंड सबसे फेमस एग्जांपल मिराज इन डेजर्ट। ये तो एग्जांपल हो गया। अगर एप्लीकेशन आया, अनुप्रयोग आया कि इस घटना का हम कैसे यूज करते हैं फिजिक्स में या डेली लाइफ में, तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा आपके पास ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, इसे हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक तंतु। क्या कहा मैंने आपको, ध्यान देना ये वर्ड ऑप्टिकल फाइबर। मैंने ये ऑप्टिकल फाइबर इस लिस्ट में क्यों नहीं रखा? अच्छा, ये ऑप्टिकल फाइबर है क्या? जो इंटरनेट कनेक्शंस होती है ना, इंटरनेट लाइंस को इतने दूर तक भेजा जाता है, तो हम ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज करते हैं और वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना होती है। ओके, अच्छा, इस ऑप्टिकल फाइबर को मैंने इस एग्जांपल वाले लिस्ट में इसलिए नहीं रखा क्योंकि एग्जांपल नहीं है ये ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु एक एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। एग्जांपल तो उसे कहेंगे ना कि जैसे देखो क्रैक इन ग्लास, ग्लास टूट गया, तो हम ग्लास टूट गया तो हम ये तो नहीं कहेंगे उसे कि तुम ग्लास जी टूट गए हो आप कांच, अब आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन करो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड है, डायमंड को हम ये थोड़ी कहेंगे तुम चमको ही चमको, डायमंड की तो प्रॉपर्टी है ना चमकना। फिर मिराज इन डेजर्ट, एयर बबल इन वाटर ग्लास, कोई बुलबुले चमक रहे हैं तो हम कहेंगे कि तुम अभी मत चमको, बाद में चमकना। तो ये तो एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल वो हो गया जो इट सेल्फ होता है, जो नेचर खुद करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन एप्लीकेशन क्या हो गया, जब हम इस फिनोमिना को अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी नेसेसरी नीड के अकॉर्डिंग हम उसका यूज कर रहे हैं। तो हमारे नीड के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया, ऑप्टिकल फाइबर बनाया। और ये नेचुरल चीज़ नहीं है, आर्टिफिशियल है, ये हम ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाया गया है। इसलिए ध्यान देना, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। एग्जाम्पल्स पूछा गया तब लिखना ही है, लेकिन एप्लीकेशन पूछा गया तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर, ध्यान देना। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।